अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को एसईओज के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। देखो, एसईओज ऐसी चीज है जो काफी लोग अपने एचटीएमएल की वीडियोस में स्किप करते हैं। मैं मानता हूँ वो क्यों स्किप करते हैं, बिकॉज तुम लोग बिगनर हो, तुम्हें एसईओज का अगर ना भी पता हो तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखो, एसईओज के बारे में पता होना काफी लाजिम है, बिकॉज अगर तुम एक वेबसाइट डेवलपर हो ना, तो तुम्हारी वेबसाइट रैंक ही तब करेगी जब तुम्हें एसईओज का पता हो। इस वीडियो में मैं थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज तुम्हें दूंगा। आई होप तुम्हें समझ आए, मेरे नोट्स यूज करो। अगर ना आए तो तुम सबको पता होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाता हूँ अगर तुम स्टार्टिंग से फॉलो किया है। सही है, स्टार्टिंग से फॉलो किया है तो आप लोग को सब इजी ही लग रहा होगा, क्योंकि मैंने सब स्टेप बाय स्टेप किया, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन चलो, अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ डाउट्स रहते थे तो वो डाउट्स क्लियर हुए नोट्स के जरिए। नोट्स जो मैंने दिए, एंड सिर्फ नोट्स ही नहीं दिए, नोट्स में प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस भी दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए। बेशक हाँ, और भी मैं बेहतर कर सकता था, एंड आई नो आई कुड डन समथिंग मच मोर देन दिस, बट जाहिर सी बात है, न्यू चैनल है तो सब स्टार्टिंग से होगा, तो कुछ तो चीजें रह ही जाएंगी ना। परफेक्शन के पीछे तो मैं जा नहीं सकता, वरना तो फिर जाहिर सी बात है, समझ लो आप, चैनल भी स्टार्ट नहीं होता अगर परफेक्शन के पीछे मैं रहता तो आज की जो वीडियो है ना, वो है कि भाई तुम्हारी ना एसईओस को कैसे सेट किया जाए। बेसिकली गाइस, असल में एचटीएमएल पेज तो तुमने बना लिया, तुमने समझो कि पूरी फुल फ्लेज वेबसाइट भी बना दी। कभी तुमने सोचा कि वो वेबसाइट, जैसे कि अगर मैं गूगल पे जाता हूँ, सही है ना, मैं गूगल पे लिख देता हूँ गेम्स, गेम्स, ठीक है ना। गेम्स पे देखो, पोकी गेम्स सबसे टॉप पे क्यों आ रहा है, क्रेजी गेम्स क्यों नहीं। क्रेजी गेम्स के तो गेम्स मुझे पोकी गेम्स से ज्यादा पसंद है, लेकिन क्रेजी गेम्स क्यों नहीं आ रहा, पोकी गेम्स क्यों आ रहा है। और रॉकस्टार गेम जो GTA 5 जैसे गेम्स बनाती है, प्ले स्टोर जहाँ गेम्स का भंडार है, ये सब टॉप पे क्यों नहीं आ रहे। और प्ले स्टोर तो है भी गूगल का, तब भी ये टॉप पे नहीं आ रहा, पोकी गेम्स क्यों आ रहा है। इसकी सबसे एक वजह है, वजह है एसईओज। असल में जो एसईओज होते हैं वो स्टैंड्स करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। 1 2 3। तो भाई ये अपने आप में एक पूरी सर्च फील्ड है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर जिसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से मुराद कि तुम्हारी वेबसाइट कितनी अच्छा परफॉर्म करती है। फॉर सपोज, अगर मैं किसी एक वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ, कितनी जल्दी जल्दी देखो ये लोड हो गए। और अगर मैं क्रेजी गेम्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कितनी जल्दी लोड होगा। अच्छा, लोड होने के अलावा देखो यहाँ पर भी लोड तो हो रहा है, होने के अलावा इनके अंदर की गेम्स कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करती हैं। जितनी देखो, जैसे मैं किस किस टैब को करता हूँ, क्या जल्दी जल्दी ये, क्या जल्दी ये सारे टैब्स ओपन होंगे या नहीं। क्रेजी गेम्स को दबाऊंगा, बार बार लोड होगा या नहीं। ट्रेन योर ब्रेन पे जाऊंगा, जल्दी जल्दी आएगा या नहीं। जल्दी जल्दी के अलावा भी मैनी मोर थिंग्स। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, देखो सिर्फ एचटीएमएल में इसको इंप्रूव नहीं किया जा सकता। इसके लिए तुम्हारा बैकएंड बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हारा फ्रंट एंड भी खूबसूरत एंड मॉडर्न होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहता है टू द ट्रेंड के साथ चलो, टू द पॉइंट चलो। तो वक्तन फवक्तन गूगल ना तुम्हारी असल में ना वेबसाइट को रैंक करता है कि ये वेबसाइट अगर रैंक 1 पे तो ये ऊपर होगी, रैंक 10 पे तो ये नीचे होगी। और रैंकिंग क्यों उस बुनियाद पे होती है कि तुम्हारी कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है उस वेबसाइट के साथ, वो वेबसाइट कितनी कैपेबल है, उसका बैकएंड कितना अच्छा है, उसका फ्रंट एंड कितना अच्छा है, टू द पॉइंट काम करती है या नहीं, कोई गलत चीज हो रही है या नहीं, उसकी रेटिंग्स क्या है। बहुत सारी चीजें हैं। इन द एंड ये एक बहुत बड़ी और एक अच्छी फील्ड है जिसमें आजकल बहुत अच्छी नौकरियां भी है। लिंक्डइन भरा पड़ा है ऐसे अपॉर्चुनिटीज से जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की नौकरियां दे रहे हैं। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर भी अब हम आते हैं मैं 1 2 3। तो इसके अंदर हम लोग मेटा टैग्स को पहले देखते हैं। मेटा टैग समझाता हूँ क्या होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन समझ गए, तो अब इसके अंदर हम आता है मेटा टैग्स में। मेटा टैग्स क्या होता है, ये यूजर नहीं देख सकता, यूजर नहीं देखता ये। आप समझ लो एक वेब पेज, बट ब्राउजर को है ना, ब्राउजर को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि तुम्हारा पेज कैसा है। यानी मुराद ये कि भाई, एक तो ये देखो, ये हमने ऊपर लिंक आ रही है, इसके नीचे देखो कितना बड़ा सा लिखा हुआ है कि भाई ये वेबसाइट ऐसी है। इस वेबसाइट के अंदर ये नो इंस्टॉल, नो डाउनलोड, जस्ट क्लिक एंड प्ले एनी डिवाइस। तो ये क्या है, ये मेटा टेक्स्ट के जरिए इन लोगों ने लिखा है। और सिर्फ चलो यूजर, तो अगर इसको यूजर की नजरों में तो यार है, कुछ चीजें मेटा टेक्स्ट में ऐसी भी होती हैं जो हमें नहीं दिखती, लेकिन ब्राउजर के लिए अच्छा है। ब्राउजर समझता है अच्छा इसके अंदर ये है, तो अच्छा मैं इसको ऊपर रख लेता हूँ, ट्रेंड के हिसाब से इसको नीचे रख लेता हूँ। तो मेटा टैग ये भी काम करते हैं। अब एक चीज यहाँ देखो, लैंग, लास्ट वीडियो में लैंग नहीं बताया था, लैंग स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज।
असल में HTML अब उर्दू में, हिंदी में, यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश में इस तरह से लिखा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, जर्मन, फ्रांस, मतलब बहुत सारी लैंग्वेज तरीके से आप HTML अब लिख सकते हो। लेकिन हम ब्राउजर को कैसे बता रहे हैं कि ये भाई हमारी इंग्लिश में, हम लैंग इक्वल्स टू en लिख रहे हैं। जरूरत नहीं है वैसे तुम्हें लिखने की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट HTML ब्राउजर समझते हैं इंग्लिश में। लेकिन प्रोफेशनल प्रैक्टिस लोग ऐसे रखते हैं कि हम इसकी लैंग इंग्लिश ही रखते हैं, en इंग्लिश। और भी टाइप्स होती हैं इसकी, सही है ना। और चार चार सेट UTF-8, ये भी काफी काम की चीज है। लेकिन अभी आप समझ, इसे बाय डिफॉल्ट समझो कि ये डिफाइन करता है करेक्टर ऑफ सेट्स चूज बाय दी व्यूअर, समझ लें आपके वेब पेज। यानी कि इसका यूज क्या है, ये सपोर्ट करता है इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक, इमोजीज एंड मैनी अदर करेक्टर्स। यानी हमें समझ आ गया UTF-8 एक स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम इमोजीज अब HTML के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम ये लगाए ना तो ब्राउजर समझ जाता है कि UTF-8 है ना, तो यानी इसके अंदर इमोजीज भी यूज हो सकते हैं, इंग्लिश भी यूज हो सकती है, उर्दू, अरेबिक यूज हो सकती है, और अलग तरह के कैरेक्टर्स भी HTML के अंदर यूज हो सकते हैं। तो ब्राउजर के लिए इजी रहा कि भाई हाँ, अब मुझे खुद से सोचने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर ये क्यों यूज हुआ या क्यों। सही है। अब इसके अंदर एक आता है हमारे पास व्यू पोर्ट मेटा टैग। व्यू पोर्ट मेटा टैग ये है हमारे पास, सही है ना गाइस। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली ये आपकी ना वेबसाइट को ना रिस्पॉन्सिव करता है, किसके लिए, मोबाइल के लिए। व्यू पोर्ट से ही पता चल रहा है कि भाई आपका ये ऑटोमेटिकली सेट होता है कि मोबाइल के अंदर मेरा इतना डायमेंशन होना चाहिए, और जो लैपटॉप है उसमें मेरी वेबसाइट इतनी बड़ी डायमेंशन होनी चाहिए। सही है ना। तो ये बड़ा मजे का काम है ब्राउजर के लिए ना, ब्राउजर को समझ रहती है इससे। विदाउट व्यू पोर्ट ना, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो जूम आउट लगेगी, वेबसाइट ना बिल्कुल, समझ लो बिल्कुल जूम आउट, बिल्कुल जूम आउट लगेगी। अब मैं दिखाता हूँ इसका क्या फायदा है व्यू पोर्ट का। इधर इंस्पेक्ट पे मैं गया ना, मैंने ऐसे से किया, देखो मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली कैसे सेटअप हो रही है, ऑटोमेटिकली कैसे बैठ रही है मोबाइल की विथ के लिए, इस हिसाब से। चलो इसे भी छोड़ो, ये तो पूरा गूगल क्रोम है ना। मैं अपनी इस वेबसाइट पे गया जो सबसे अच्छा रैंक कर रही है। ये रैंक क्यों अच्छा कर रही है कि भाई, अगर मैं इस पे ना इधर गया, मैंने इंस्पेक्ट दबाया, तो ये वेबसाइट ऑटोमेटिकली अपने आप को ढाल रही है मोबाइल्स के हिसाब से, विथ के हिसाब से। देखो ऑटोमेटिकली, अगर मैं ऐसे करूं तो ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को ढाल लिया। थोड़ा और पीछे करूं तो ये अपने आप को वापसी और ऑटोमेटिकली ढाल लेगी। तो ये बड़ा मजे का है व्यू पोर्ट का काम। डिस्क्रिप्शन मेटा टैग क्या करता है, देखो डिस्क्रिप्शन मेटा टैग क्या करता है, कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि एक मेटा टैग बनाया, मेटा टैग के अंदर मैं लिखता हूँ नेम। नेम की मेरी वेबसाइट का क्रोम ब्राउजर को नेम कैसे पता चले। नेम भी नहीं, नेम के अंदर मैं लिखता हूँ कि भाई इस वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन दूंगा मैं। यानी अब जो मेटेरियल एट्रीब्यूट है नेम, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन अब मैं डिफाइन करूंगा। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर कंटेंट क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए फ्री HTML ट्यूटोरियल फॉर यू। तो अब जो मेरी वेबसाइट में लोग आएंगे उनको दिख जाएगा यहाँ पर कि, पीछे गए, कि भाई अच्छा फ्री HTML ट्यूटोरियल फॉर यू आ रहा है। देखो इसको मैं और अच्छे से दिखा नहीं सकता, क्योंकि इन दैन मेटा टैग्स तो तभी तुम्हें सही से दिखेंगे जब वेबसाइट तुम्हारी होस्ट होगी, रैंक हो रही होगी। लेकिन समझने चाहिए कि मेटा टैग्स का काम क्या है। और मेटा टैग्स में अब हम लोग आते हैं कीवर्ड्स मेटा टैग पे। कीवर्ड मेटा टैग क्या होता है, असल में हमारी वेबसाइट में हम और भी अच्छा रैंक तब करेगी जब हम ना, पहले तो मैं नेम देता हूँ, अब यहाँ मैं कीवर्ड लिख देता हूँ। अब कीवर्ड से समझ आ गया इसको कि अब मैं जो कंटेंट लिखूंगा वो कीवर्ड्स होंगे। कि अच्छा, अब नेम का, असल नेम का मतलब समझे क्या है। नेम बता रहा है कि हम किस तरह का एट्रीब्यूट अब यूज करने वाले हैं। अगर मैंने नेम में व्यू पोर्ट लिखा ना, तो ये समझ गया कंटेंट के अंदर अब मुझे ना विथ पता चलेगी। विथ ऐसे कि मेरी, ये बोलिए कि मेरी विथ एक डिवाइस की विथ के हिसाब से सेट कर दो। सही है ना। और इनिशियली जो मेरी विथ होगी 1.0 से स्केल स्टार्ट करो। अब इस वाले में डिस्क्रिप्शन नेम यूज किया, इसने कहा अच्छा एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन है, यानी अब जो मैं कंटेंट लिखूंगा वो डिस्क्रिप्शन होगी। अब यहाँ क्या है, नेम कीवर्ड ये था, अच्छा तो कंटेंट के अंदर अब मैं कीवर्ड्स लिखूंगा। कीवर्ड्स ऐसे कि अगर यूजर सर्च करता है HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पर जैसे मैं अगर लिख दूं HTML, तो HTML मेरा कीवर्ड है, तो गूगल देखेगा इन वेबसाइट्स में HTML कीवर्ड है, तो इनको थोड़ा रैंक ऊपर करता है, क्योंकि यूजर ने क्या सर्च किया, HTML। HTML के अलावा अगर मैं ट्यूटोरियल लिख देता हूँ तो गूगल बोलेगा अच्छा HTML ट्यूटोरियल, इसकी वेबसाइट में दोनों कीवर्ड हैं, तो इस वेबसाइट को थोड़ा और ऊपर ले आता हूँ। तो ये तुम समझ जाओ, स्मार्ट वर्क करो। और इसके अलावा कुछ हमारे पास होता है एक और एक मेटा टैग जिसको हम कहते हैं रिबोट मेटा। इसके अंदर अब मैं नेम देता हूँ,
नेम के अंदर अब मुझे क्या एट्रीब्यूट यूज करना है, रोबोट्स। रोबोट्स क्या करता है, कंट्रोल हाउ योर सर्च इंजन इंटरेक्ट्स विथ योर पेजेस। मतलब कि भाई अगर तुम्हारा सर्च इंजन है वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा तुम्हारे पेज के साथ, यानी उसमें जो इंडेक्स है क्या वो इंडेक्सिंग अलाउ करेगा या नहीं, सर्च इंजन को इंडेक्सिंग अलाउ करनी है या नहीं, सर्च इंजन को लिंक्स फॉलो करनी है या नहीं, सर्च इंजन को इंडेक्सिंग अलाउ नहीं करनी या फॉलो नहीं करनी लिंक्स, ये सब हम इसके अंदर लिखते हैं। यानी कि मैं सर्च इंजन को बता रहा हूँ कंटेंट के अंदर कि भाई सुन, मेरी वेबसाइट के अंदर लिंक्स होंगी तो तुझे लिंक्स फॉलो करनी ही पड़ेंगी, यानी मैं ये लिखूंगा, फॉलो। एंड इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि इंडेक्स, मेरी वेबसाइट में इंडेक्सिंग भी होगी, तो भाई तुझे इंडेक्सिंग अलाउ करनी है तो ये कर देगा। लेकिन अगर मैं नो इंडेक्स लिखूंगा ना, नो इंडेक्स एंड नो फॉलो, तो बोलेगा अच्छा तो साहिल तुम्हारी जो HTML वेबसाइट है वो कह रही है कि उसके अंदर मैं लिंक्स भी फॉलो ना करूं और उसमें इंडेक्सिंग भी अलाउ ना करूं। देखो अब जो कंटेंट के अंदर मैं चीजें लिख रहा हूँ ना ये बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए या तो तुम एस को SEO को अलग से पढ़ो, सही है ना, या SEO को अलग से पढ़ने के अलावा तुम इसको थोड़ा गूगल पे सर्च कर सकते हो टाइम टू टाइम कि मेटा टैग्स में अपनी वेबसाइट को कैसे बेहतर बनाया जाए मेटा टैग्स के जरिए, तो वो भी तुम्हें दिख जाएगा गूगल पे। यहाँ मेरा मकसद इस वीडियो का ये था कि तुम्हें सब कुछ नहीं बताऊं, तुम बस बताऊं कि बेटा जो तुम्हारा हेड के अंदर मेटा टैग्स है ना, जैसे टाइटल का तुम्हें पता है क्या होता है, तो मेटा टैग्स कोई ऐसे एक स्ट्रक्चर नहीं है, ये मेटा टैग्स के पीछे पूरी एक हिस्ट्री है, ये क्यों काम कर रहे हैं। और बेसिकली व्यू पोर्ट और डिस्क्रिप्शन कीवर्ड, ये तीन जो मैंने मेटा टैग्स बताया ना, आमतौर पे यही तुम HTML पेजेस पे दिख रहे होंगे, और भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर पेजेस फंक्शनैलिटी। अब ऐसा करते हैं, SEOs के कुछ बेसिक्स तुम्हें बता देता हूँ, सही है ना। क्योंकि देखो अभी तक मैंने तुम्हें मेटा टैग्स का सही से समझाया, एसईओ का बेसिक बताया, लेकिन एसईओ सिर्फ मेटा टैग पे डिपेंड नहीं करता। एसईओ डिपेंड करता है कि जैसे कि एक मेरे पास टाइप पेज है, मेरे पेज पेज का नाम है पेज 1, ठीक है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सही नहीं है क्योंकि गूगल कहेगा भाई पेज 1 से क्या मुराद है, मैं तो इसका एसईओ कम कर दूंगा, इसको रैंक कम करूंगा। लेकिन अगर मैं इसका टाइटल दूं HTML पेज ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, तो बोलेगा गूगल बोलेगा अच्छा, अरे भाई भाई ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब HTML पेज फॉर ट्यूटोरियल, ओ माय गॉड, तब मतलब ये तो अच्छा है, इसने तो एक्सप्लेन किया अपना टाइटल, इसकी रैंकिंग मैं अच्छी कर दूंगा, तो टाइटल इस तरह से काम कर सकता है। तुम एक अच्छी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन क्या दी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर फ्री HTML ट्यूटोरियल्स, तो ये भी वैसे अच्छी डिस्क्रिप्शन, लेकिन अगर इसकी अंदर मैं ये लिख देता फ्री HTML ट्यूटोरियल की जगह HTML ट्यूटोरियल, तो पेज बोलेगा नहीं नहीं यार, इसका मतलब ऐसे तो बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं लेकिन फ्री HTML ट्यूटोरियल्स इतने नहीं है, तो ये बोलेगा अच्छा फ्री HTML ट्यूटोरियल्स जो है ना मैं उसको अच्छा रैंक करूंगा। डिस्क्रिप्शन भी असर करती है। अब सिमेंटिक HTML, सब अब बताओ, जो मैंने तुम्हें सिमेंटिक HTML सिखाई थी उसका क्या काम है। तो बेटा सिमेंटिक HTML ऐसे थोड़ी सिखाई थी, जो तुम हेडर डालते थे, जो तुम नेव डालते थे, जो तुम ये सब सेक्शंस आर्टिकल्स डालते थे ना, वो तुम्हारे एसईओ को बेहतर करती है। एक वेबसाइट को डिव से अगर तुम बनाते हो, लेकिन अगर उसी वेबसाइट में तुम हेडर, हेडर के अलावा तुम अपना ना क्या नाम है नेव, नेव, एक सेकेंड, हेडर के बाद अगर तुम नेव पे बनाओ, नेव के बाद क्या करो तुम मेन पे जाओ, सही है ना, मेन के अंदर क्या करो तुम सेक्शन डालो, सेक्शन के अंदर क्या करो तुम आर्टिकल डालो, आर्टिकल, सही है ना, आर्टिकल के अंदर क्या दो तीन आर्टिकल्स के अंदर अलग अलग तरह के कोड डालो, मेन के बाद क्या करो तुम फुटर डालो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है। तो गूगल बोलेगा नहीं भाई सुन, जो वेबसाइट तूने डिव से बनाई, मुझे एक घंटा समझ नहीं आ रही कि वेबसाइट के अंदर ये अपना नैवबार तेरा क्या है, तेरा मेन कंटेंट ही क्या है, तो मैं पढ़ूं कैसे तेरा मेन कंटेंट क्या है। तो बोलेगा मुझे तो समझ नहीं आ तेरा मेन कंटेंट क्या है, तो मैं तो उसको रैंक थोड़ा कम करूंगा, लेकिन तेरे तेरे भाई जो दूसरी वेबसाइट हो वो मुझे बता पड़ी है कि भाई मेरी हेडिंग ये, मेरा नेव ये, मेरा कंटेंट ये, मुझे कंटेंट समझ आ गया भाई, इसको मैं ज्यादा अच्छा रैंक दूंगा। तो ये सिमेंटिक HTML है बेटा, इसलिए कहता हूँ सिमेंटिक HTML पे काम करोगे तो SEO तुम्हारा ही बेहतर होगा। और अगर तुम एक प्रॉपर हेडिंग दो तो वो बेहतरीन है एज कंपेयर टू तुम एक अनप्रॉपर हेडिंग दो। मतलब ऐसा भी होता है कि अब समझो ये सब मेरे हेडर के अंदर मैं कर रहा हूँ, सही ना, हेडर के अंदर सिमेंटिक HTML तो है, लेकिन इसके अंदर हेडिंग में अगर तुम बंड मार दो तो आमतौर पर तो हेडिंग ऐसे ही रहती है कि H1 के बाद तुम H2 की हेडिंग दो, सही है ना, H1 के बाद H2 की हेडिंग देनी चाहिए, अच्छा रहेगा। तो वो गूगल कहेगा अच्छा ये अच्छा स्ट्रक्चर है कि H1 के बाद H2 की हेडिंग सही है। लेकिन अगर तुम ऐसा कर देते हो, तुम H1 के बाद
तुम डायरेक्ट कोई H4 की हेडिंग दे देते हो, गूगल बोलता है नहीं यार ये कैसी है, ये तो मतलब सेंस ही नहीं बना रही। सेंस ऐसे हो कि भाई अगर तुम हेडिंग डालो तो हेडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में डालो। ऐसे भी तुम डाल सकते थे कि तुम अगर H3 डालते हो ना, तो H3 के बाद तुम H4 की हेडिंग डाल दो। तो गूगल बोलेगा चलो ठीक है, ये अच्छा है, डिसेंट है, नाइस, मुझे समझ आ रहा है कि किस तरह से सब चल रहा है। गूगल बच्चा है, गूगल को अच्छे से समझाओ कि गूगल के पेज पे चल क्या रहा है। और भाई अल्ट टैग, इतनी देर से जब मैं बोल रहा था अल्ट 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 यूज करो, यानी आर्टिकल पे भी अगर मैं जाता हूँ, आर्टिकल के अंदर मैं फिगर, फिगर पे गया, फिगर के अंदर जब मैं इमेज को यूज किया, इमेज के अंदर एसआरसी भी हो और अल्ट भी, वीएस कोड भी कह रहा है कि भाई ये दोनों ही करो। एसआरसी तो इंपॉर्टेंट है, अल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट ऐसे है कि एसईओ भी कहता है कि अगर अल्ट डालोगे ना मुझे और अच्छा समझ आएगा कि इमेज है तुम्हारी क्या। गूगल तुम्हारी इमेज पढ़ेगा थोड़ी, वो या तो डिस्क्रिप्शन तुम्हारी इमेज की पढ़ लेगा, जैसे कि अगर मैं फिग कैप्शन लिखता हूँ, फिग कैप्शन, फिग कैप्शन में वो थोड़ी पैराग्राफ के अंदर तुम्हारी डिटेल्स पढ़ लेगा। अच्छा फिग कैप्शन के अलावा उसको क्या चाहिए कि भाई अल्ट भी मुझे पढ़ना है ताकि मेरे लिए और अच्छा रहे तो पढ़ने में ना। तो ये देखो कितना अच्छा नहीं लग रहा है एक वेबसाइट तुम्हारी अगर तुम इस तरीके से लिखो। लेकिन अगर यही काम तुम डिव में करते हो वो भी अच्छा है, बिगिनर्स के लिए बेहतर है, लेकिन एक अच्छे एसईओ वेबसाइट डेवलपर के लिए ये बेहतर तरीका है। और भी इससे अच्छे तरीके वैसे आ गए हैं मार्केट में, एंड और भी न्यू ट्रिक्स हैं एसईओ के लिए, वो भी तुम देख सकते हो। मैं तुम्हें बस एक क्लीन तरीका बता रहा हूँ। अब और भी बेहतरीन तरीका है कि तुम्हारी वेबसाइट का यूआरएल, एसईओ कहता है कि भाई चलो ये तो एचटीएमएल का काम था सब, लेकिन यूआरएल कैसा होना चाहिए। कभी कभी एक वेबसाइट का यूआरएल हो सकता है कि HTML ट्यूटोरियल स्लैश 23 इक्वल्स टू 1 - 0, ये एक है। और एक जगह ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल स्लैश फ्री। इसमें से कौन सा अच्छा और इजी लग रहा है? ये वाला बेहतर है। ये वाला जो है ना, गूगल कहेगा नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, गूगल कहेगा ये वाला तो बेकार है। लेकिन गूगल बोलेगा भाईजान ये ये चीज चाहिए, ये चीज बना के दो, ये चीज अच्छा यूआरएल है, इसका अच्छी रैंकिंग होगी इसकी एसईओ में। तो ये सीन है। बाकी इसके अलावा तुम फास्ट वेबसाइट की लोडिंग कर सकते हो। 1 2 3। तो अब हमें समझ आ गया ये भी सीन है। अच्छा एसईओज में एक चीज होती है कि तुम्हारी इमेज कितनी जल्दी लोड हो रही है। इमेज तभी जल्दी लोड होगी, डिपेंड करता है तुम्हारी इमेज कितनी एमबी केबी या जीबीस की है। सीएसएस तुम्हारी कितनी अच्छी लोड हो रही है, जेएस कितना अच्छा तुम्हारा इंटरेक्ट कर रहा है, ये भी एसईओज के लिए काम का है। सही है ना। तो एक फ्रेंडली एसईओ टेम्पलेट क्या होता है वो दिखाता हूँ तुम लोग को। एक फ्रेंडली एसईओ टेम्पलेट क्या है तुम्हारी नजर में, तो ऐसा करता हूँ वो बना के दिखाता हूँ तुम लोग को। तो ये एक फ्रेंडली एसईओ है, एक फ्रेंडली पेज है। यहाँ देखो मेटा टैग्स कितने अच्छे से यूज हुए हैं, डिस्क्रिप्शन, ऑर्थर, रोबोट, और यहाँ देखो हेडर, मेन, फुटर सही से यूज हुए हैं। तो ये है एक फ्रेंडली एसईओ पेज। और भी तरीका हो सकता है इसको बेहतरीन करने का, हाँ तो यही सीन है। तो गाइज असल में इसमें और भी तुम सीख सकते हो, लेकिन एचटीएमएल के अंदर तुम क्या क्या कर सकते हो वो सब मैंने वैसे यहाँ बता दिया है। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ भी सही समझ नहीं आया तो मेरे नोट्स यूज करो। नोट्स में भी मैंने असल में नोट्स से ही जैसे पढ़ा है, और तो अगर तुम नोट्स से पढ़ोगे ना तो ज्यादा इजी रहेगा, तो तुम्हारे लिए भी बेहतरी रहेगी। एंड ये प्रोजेक्ट जरा तुम देखोगे तो तुम्हें थोड़ा और अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा तो मैं ये ऐसा पेज बनाने का कह रहा हूँ। अब इससे भी बड़ा होता है एसईओ का पेज, तो और भी अच्छे मेटा टैग्स यूज होते हैं, और भी हेडर नेफ के, मतलब तुम्हें तो पता है सिमेंटिक एचटीएमएल में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो सब बहुत सारे टैग्स हैं, तुम वो सब भी देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए इतना काफी है, नॉलेज आ गई काफी है। तुम एक बिगनर हो, तुम डेव पे बनाओ, सही प्रोजेक्ट डेव पे बनाओ। अब मैं या तो तुम्हें प्रोजेक्ट बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा इसमें खुद काम करो। तुम प्रोजेक्ट ऐसा करो, गूगल पे सर्च करो, एचटीएमएल प्रोजेक्ट्स लिखो। एचटीएमएल प्रोजेक्ट्स इतने इजी होते हैं, तुम्हें पता क्या करना है, गूगल यूट्यूब पे लिखना है एचटीएमएल प्रोजेक्ट्स। जो भी एक एचटीएमएल प्रोजेक्ट है देखो, बस उसको देखो वो बना हुआ कैसे है, और उसको बनाओ नहीं, कॉपी नहीं करो ट्यूटोरियल देख देख के। थोड़ा खुद कॉपी, मतलब जैसे अगर जैसा मैंने फॉर्म देख देख के बनाया था, कोड नहीं देखा था, बस फॉर्म का लुक देखा था, वैसे ही तुम लुक देखो उस प्रोजेक्ट का। सोचो यहाँ ये एचटीएमएल टैग यूज हुआ है, यहाँ ये एचटीएमएल टैग यूज हुआ है, तो वो बनाओ। या इससे भी अच्छा तरीका, जीपीटी को जाके बोलो मुझे कोई एक छोटा सा एचटीएमएल प्रोजेक्ट बना के दो। फिर उस एचटीएमएल प्रोजेक्ट को लाइव करके देखो, लाइव करके देखने के बाद तुम उसकी एक फोटो खींच लो या कहीं रख लो, एंड उस फोटो को एग्जैक्ट रेप्लिका बना के देखो अपनी एचटीएमएल के अंदर। तो ऐसे तुम्हारी एचटीएमएल प्रैक्टिस होगी। एंड थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।
एंड मानता हूँ वीडियो को मतलब 2 महीने बाद आई है सम सर्कमस्टेंसेस की वजह से, वरना तो एचटीएमएल कंप्लीट हो जाती। लेकिन जल्दी ही सीएसएस भी आएगा एंड इससे रिलेटेड और भी चीजें आएंगी। वेब डेवलपमेंट सीरीज मैंने बोला जॉब रेडी है, इसलिए ज्यादा लंबी नहीं की, लेकिन डिटेल में फिर भी समझाया तुम लोग को चीजें। तो चाहो तो अगर तुम कोई नए बंदे हो पुराने बंदे हो, इस वीडियो का कोई टॉपिक समझना चाहते हो, कोई एक टॉपिक चुन लो मेरी प्लेलिस्ट से, उसको सीख सकते हो। मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की है कि हर एक वीडियो में एक टॉपिक अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो मुबारक हो आप सबको, आपका एचटीएमएल जर्नी कंप्लीट होती है। तो बने रहो, प्रैक्टिस करो इसकी 1-2 दिन, एंड फिर सीएसएस पे आ जाओ। इसको ज्यादा टाइम भले ही ना दो, कोई मसला नहीं है। तो बाय।